So, in the last part of surface area to volume ratio, we will discuss that why sill increase its surface area to volume ratio. प्रीवियस वीडियो में हमने एक मॉडल के थ्रू अपना वो आर्गूमेंट एक्सप्लेन किया था कि सिल हमेशा इस तरह करता है कि अपनी ओवरऑल सरफेस को इंक्रीज रखता है और अपनी इंटरनल वॉल्यूम को डिक्रीज रखता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे साथ इस तरह होता है कि इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो हमारे पास इंक्रीज रहती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि सिल हमेशा छोटे शेप में होते हैं, छोटे शक्ल में होते हैं, तो उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो हमारे पास इंक्रीज रहती है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सरफेस एरिया और ये हमारे पास है वॉल्यूम। ये हमारे पास है एक रेशो। तो इस रेशो में सिल ऐसा करता है कि अपने इस सरफेस एरिया को इंक्रीज रखता है और अपनी इस वॉल्यूम को डिक्रीज रखता है। तो इससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इंक्रीज आती है। तो सिल की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये हमेशा इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका सरफेस एरिया उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। वॉल्यूम उसका छोटा होता है और सरफेस एरिया जो है ये इसका बड़ा होता है। तो सिल इस तरह क्यों करता है? सिल क्यों हमेशा जो है वो स्मॉल शेप में होते हैं और इस शेप में होते हैं जिसमें उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। तो अब हम उसका रीज़न पढ़ते हैं कि सिल किस इस तरह क्यों करता है। अगर आप देखें तो ये मैंने इस तरह का सिल लिया है जो हमारे पास है स्मॉल सिल। जब एक सिल स्मॉल होता है तो हमने ये बताया था कि इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये हमारे पास ज़्यादा होती है। इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है और वॉल्यूम जो है ये इसका कम होता है। सरफेस एरिया इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर सिल इस तरह है कि वो हमारे पास स्मॉल शेप में है, उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे साथ ज़्यादा है, तो हमारे साथ इस तरह होता है कि इस सिल्क को जितनी भी मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, इस सिल्क की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितना कुछ भी इस सिल्क को आता है, तो इस सिल्क को स्मॉल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। सिल्क की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेस मॉलिक्यूल नीडेड, एक सिल्क के लिए बहुत छोटे मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो प्रोटीन है, जो भी हमारे पास सिल्क को आ रहा है, अगर वो ऑक्सीजन है, तो इस सिल्क के लिए उसकी ज़रूरत जो है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, क्योंकि सिल्क का जो हमारे पास साइज़ है वो हमारे पास कम है। लेस वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, सिल के अंदर हमारे पास जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जितनी भी गंदगी सिल में हमारे साथ प्रोड्यूस होती है, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को सिल एक्सक्रीट करता है। तो जब छोटे मालिक्यूल की ज़रूरत होती है, स्मॉल मालिक्यूल को सिल की ज़रूरत होती है, इस तरह सिल से हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हमारे पास स्मॉल होंगे। डिफ्यूज थ्रू शॉर्टर डिस्टेंस, जब ये मॉलिक्यूल हमारे पास इस सिल के अंदर आते हैं तो सिल में इसको छोटा डिस्टेंस कवर करना होता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसके लिए कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सिल जो भी मॉलिक्यूल इस सिल के अंदर आते हैं तो वो स्मॉलर डिस्टेंस कवर करते हैं और एक स्मॉल टाइम में हमारे पास सिल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वो होती है। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन अकर फास्टर, तो इसकी रिजल्ट में हमारे साथ इस तरह होता है कि सिल में जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है, जब सिल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो जितनी भी मॉलिक्यूल इस सिल को आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली इसको एब्जॉर्ब करता है और जितना वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें बनता है तो उसको बाहर की इसकी एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस जो है उनको कवर करना होता है। तो इस ही रीज़न के लिए सिल हमेशा अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है और अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है कि वो हमारे पास अपनी एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन को फास्टर करे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करे। अगर मैं एक ऐसा सिल ले लूँ दूसरा, अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है, जब एक सिल का साइज़ लार्ज होता है तो उसका सरफेस एरिया तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ इंक्रीज़ होता है। तो इसकी जब साइज़ इसकी लार्ज है, इंटरनल वॉल्यूम इसकी लार्ज है, तो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल नीडेड, इस सिल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। एक प्रॉब्लम तो ये है
कि मोर मॉलिक्यूल नीडेड, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल की सिल को हमारे साथ ज़रूरत होती है। मोर वेस्ट प्रोडक्ट, जब मॉलिक्यूल की ज़रूरत सिल को ज़्यादा है तो सिल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो गंदगी पैदा होती है, वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा पैदा होगी। डिफ्यूज थ्रू लार्जर डिस्टेंस, ये मॉलिक्यूल जब सिल को आएंगे तो सिल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो सिल में उसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसको सिल के अंदर कवर करना होगा ताकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ प्रॉपर हो सके। तो एज अ रिजल्ट हमारे साथ इस तरह होगा कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन अकर स्लोअर। हमारे पास सिल जो है मॉलिक्यूल, इस बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल को जो एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत ज़्यादा स्लोली करेगा, इसमें स्पीड नहीं होगा। जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन करेगा, बाहर अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा, तो वो भी हमारे पास स्लो जाएगा। तो इसका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास बहुत स्लो होगा। जब सिल स्मॉल शेप में होते हैं और उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास ज़्यादा होती है, तो उसमें हमारे पास सब कुछ जो है बहुत फास्टर होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्टर होता है और बहुत तेज़ी से जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो वो यही रीज़न है जिसकी वजह से सिल हमेशा छोटे शेप में होते हैं और अपनी सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करे, और अपनी वॉल्यूम को छोटा रखता है कि वो स्मॉल डिस्टेंस को कवर करे और हर जगह में जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो यही वो हमारे पास बेसिक रीज़न थी। नेक्स्ट हम ये ड्रा करेंगे कि सिल किस तरह मुख्तलिफ शेप में होता है, और उन शेप में सिल ने अपनी सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा लार्ज रखा है और अपना वॉल्यूम को स्मॉल रखा है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सिल की कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं डिफरेंट शेप्स की, कि उन शेप में हमारे पास किस तरह एडाप्टेशन हुई है, और उन एडाप्टेशन की बदौलत सिल ने अपनी सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और अपने वॉल्यूम को कम रखा है। सो ओवरऑल इस सिल की हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन सिल। न्यूरॉन सिल हमारे पास वो सिल है जिससे हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की कंपोजिशन जो है वो होती है। तो अगर आप देखें तो इस सिल में इस तरह की एडाप्टेशन हुई है कि इस सिल ने हमारे पास लॉन्ग एक्सटेंशन जो है बनाया है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो इसी तरह ये सिल बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, और यह भी हमारे पास इसने लॉन्ग एक्सटेंशन जो है हमारे साथ बनाया है, लॉन्ग एक्सटेंशन। और हमारे साथ ये भी कहा जाता है कि न्यूरॉन जो सिल है ये हमारे पास हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सिल है, लॉन्गेस्ट सिल ऑफ बॉडी। तो इस सिल ने इस तरह किया है कि बहुत ज़्यादा इसने इस तरह की लॉन्ग एक्सटेंशन यह भी हमारे साथ बनाया है, यह भी बनाया है, और ओवरऑल इसका लेंथ जो है ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बॉडी में सबसे ज़्यादा लेंथ जो है ये न्यूरॉन सिल का है, बहुत ज़्यादा लंबी सिल है हमारे बॉडी में ये। तो इस तरह की एडाप्टेशन से हमारे पास इस तरह हुआ है कि इस सिल का सरफेस एरिया जो है अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। सिल मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल अगर आप देखें तो इसमें इसका इंटरनल वॉल्यूम जो है ये बहुत ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल जो है इसका हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास ज़्यादा आई है। तो जब सिल इस तरह करता है तो इसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। इस सिल का ये काम है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैसेज है उनको ट्रांसमिट करता है, तो इलेक्ट्रिकल मैसेज ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले ले तो हमारे पास है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का अगर शेप देखें तो इसकी शेप में अगर आप देखें तो एक डिप्रेशन हमारे पास इस तरह है, एक कॉनकेव डिप्रेशन इस तरह है, और दूसरा हमारे पास एक कॉनकेव डिप्रेशन जो है वो इस तरफ है। तो इसने अपना शेप इस तरह किया है कि दोनों साइड में ये इसमें हमारे पास डिप्रेशन है और अपनी शेप को बाई कॉनकेव बनाया है। जब ये दोनों साइड इसकी डिप्रेशन इस तरह हुए तो इसने अपनी इस इंटरनल जो इसका वॉल्यूम है इसको कम किया है। अगर आप इसकी सरफेस एरिया को देखें तो इसकी सरफेस एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इस शेप की बदौलत ओवरऑल इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो ये ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी बहुत ज़्यादा लाता है। तो इस ही लार्ज सरफेस एरिया की बदौलत ये ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे साथ एब्जॉर्ब करता है।
ये जो शेप इसने बनाया है, इस शेप को हम कहते हैं बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप। तो इस शेप में भी हमारे पास सिल की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर तीसरी हम एक सिल की एग्जांपल ले ले, वो हमारे पास है इंटेस्टाइन सिल। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जिस सिल से बना है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन सिल। तो इन सिल में हमारे पास इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई है कि अगर आप इस सिल को देखें तो इसमें हमारे पास ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन जो है, ये मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं, और इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई। ये विलाई इसने इस तरह इसलिए बनाई है कि इस सिल की सरफेस एरिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो और वॉल्यूम जो है उसका बहुत ज़्यादा कम हो। तो ओवरऑल इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास ज़्यादा आती है और सिल में एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो अब हमारे पास जो सिल का पोर्शन था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ तक जो हमने बायोलॉजी का ब्रांच पढ़ा वो हमारे पास था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सेल की फंक्शन को स्टडी करते हैं और सेल की डिवीजन को स्टडी करते हैं कि सेल किस तरह डिवाइड होता है। तो साइटोलॉजी में हमने सेल की स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया, सेल के फंक्शन को भी डिस्कस किया। सेल डिवीजन को हम जब ये चैप्टर हम कवर करेंगे तो इसके बाद हम सेल की डिवीजन को पढ़ेंगे, तो साइटोलॉजी का पोर्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीटली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो पोर्शन कवर करने जा रहे हैं वो है हिस्टोलॉजी का पोर्शन। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।